नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। न आगे नाक न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमेश बाबू रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई थी। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर दो एक बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बुढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा, रह गए। कहाँ जाएं? सिनेमा ही देख आएं, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंदे की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुँचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे? प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला? रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश कुछ देर मौन रहकर फिर गंभीरता से बोले, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं तो 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या कारों का खजाना रखा हुआ है? अभी 4-5 हज़ार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें? 10-20 हज़ार रुपये होंगे तो अभी, और बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या। 50 रुपये होता ही क्या है। रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा? रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचिए क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नज़दीक ही न जाता। रमेश, अजीत 2-4 चालें चलो तो आप लग जाएगा। जरा अक्ल की गांठ तो खोले। बाजी शुरू हुई। कोई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया था। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नसें किसी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोनी तो अच्छी हुई। तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपये। वो रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें, बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वह तो कई बार कह चुके हैं, मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं, चाहे तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीलों को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मुहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो, मैंने तुम्हारा फीला ज़बरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ,
तो तुम्हें वह जगह मंजूर है? रमानाथ, वेतन तो 30 है। रमेश, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को एमए एलएलबी करा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादियाँ अच्छे घरों में की। हाँ, ज़रा समझ बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमानाथ ने गंभीरता से कहा, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। रमेश, बहुत ख़राब, मगर बाल बच्चे वाले आदमी करे तो क्या? 30 रुपये में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी है। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादी हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना न हो जाएगा कि वो भलमनसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद न होगी। ये रोटी दाल घी दूध तो सभी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपये और दूसरे को 300 रुपये क्यों देते हैं? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़ी जोर से कहा मारा। रमा ने रोज़ के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मेरे मोहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलो तो ज़बान पकड़ लीजिएगा। ये लीजिए सर, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने एक मंत्र सिद्ध किया है, क्या मजाल है कि कोई मात दे सके। फिर सह। रमानाथ, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाओ, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं। खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। यह सह और मात। रमानाथ, अच्छा, कल की कल रही, कल ललकार कर 5 मातें न दी तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूँगा। रमेश, 5 नहीं, तुम 10 खेल लो जी। रात तो अपनी है, तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठे। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतज़ार न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 10 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तुम मुँह धो डालो, बर्फ़ रखी हुई है। मैं 5 बाजियाँ खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वह समझ गए थे इस वक्त चाहे जितनी बाजियाँ खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। अब उन्हें उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं, तो कुछ सोचकर बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ ने आग्रह करते हुए धीरे से कहा, क्यों, 5 बाजियाँ पूरी न कर लीजिए? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़ कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मज़े की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वो अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, तो चाहे जो कीजिए, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूँगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धोले भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 10-15 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौटकर घर भोजन करूँगा।
रमेश, कहता तो हूँ अभी आधा घंटा तक रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है या नहीं? रमानाथ, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश कहा लगाकर बोले, मुझे गालियाँ दिलवाओगे और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे बाबू। रमानाथ, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा ना? रमेश, और क्या, तुम क्या समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों बीसियों सिफारिशें लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदें कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वाट तो न बताएंगे? रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे न बर्दाश्त होगा। रमेश, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा ना, न जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी उम्र मेरी भी थी और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूँगा। रमानाथ, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब, 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए, 10 रुपये पर नौकर हुआ था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज़्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फ़ी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आँख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियाँ देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही न हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूँ बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुँच गए। रमा दफ्तर से घर पहुँचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर में ही था कि आसमान पर बादल गिराए, पानी बरसना ही चाहता था। पर रमा को घर पहुँचने की इतनी अधिक बेचैनी हो रही थी कि उसे रुका न गया। वह अहाते से बाहर भी न निकलने पाया था कि बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया, फिर भी वो कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दोंगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 रुपये थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितनी मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपये महीने भी बच जाएं तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते हुए बोली, ये भीग कहाँ गए और रात कहाँ गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ हूँ, इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई। जालपा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री की नज़रों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी, जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा, भला 60-70 तो होते। रमानाथ, मिल तो सकती थी 100 रुपये की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है, 50-60 रुपये ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घुस लोगे, गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं है गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूँ दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूँ। समझ लो कि महाजनों का एक एक मिनट एक एक असरफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे और पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है,
गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वह तो करूँगा ही। जालपा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा? जाकर कहा आओ। मुझे तो सबसे बड़ी यही खुशी है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊँगा। जालपा ने उल्लसित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम का एक पार्सल आया था। महाशय, दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। इसमें देवदार की एक डिबिया निकाली जिसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज़ तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठी स्वर में कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी? यह तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे ना लूँगी। अभी डाक का वक्त है तो इसे लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या ज़रूरत है, वह नाराज़ ना होंगी? जालपा ने नाक सिकोड़ कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त दया ना आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हो। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन हैं, फिर अब मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को साफ साफ यह दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो यह तुम्हें रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ यह भी चला जाता। जालपा ने रमा की बात अस्वीकार करते हुए कहा, मैं इसे लूँगी नहीं, यह निश्चय है। रमानाथ, आखिर क्यों? जालपा, मेरी इच्छा। रमानाथ ने मनुहार सी करते हुए कहा, प्रिय, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रुधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी से खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोई भी हो, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह एक छल्ला भी मुझे दे दें तो मैं दोनों हाथ से ले लूँ। जब दिल पर जब्र करके दुनिया की लाश से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान भिखारियों को दिया जाता है। मैं किसी का दान न लूँगी, चाहे वह माता ही क्यों न हो। माता के प्रति जालपा का यह द्वेष देखकर रमा कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार जालपा के हाथों से ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो यह हार दिखा दो, कम से कम उनसे पूछ तो लेना ही चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथों से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वो मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझते। यह कहते उसने हार को उसी डिब्बे में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नज़रों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा न दूंगी मेरे दिल को चैन न आएगा। मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। पार्सल तैयार हुआ जाता है, अभी हाल ही में लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला गया।